तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है बुक 1 के चैप्टर प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम जो इसमें टॉपिक करेंगे वो होगा पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल कारक या कारण, और इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के उपाय। ये टॉपिक बहुत इजी लगता है, लेकिन इसमें जो आपका पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन आता है वो थोड़ा सा आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच करना। कहीं ऐसा ना हो कि आ रहा है 12th में क्वेश्चन और आप अपना लेवल लिख रहे हैं 6ठी का, 7वीं का या 8वीं का। तो कंटेंट का जो लैंग्वेज है और कंटेंट का जो अंदर का मटेरियल है वो आपका अप टू द मार्क होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरनमेंट पोल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है पश्चिमी विचारधारा, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है या वेस्टर्न थॉट है, ये पर्यावरण प्रदूषण या पोल्यूशन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। जो वेस्टर्न या पश्चिमी विचारधारा है ये सिर्फ एक चीज़ पर बनी है। पूरा पश्चिमी चिंतन, जितना भी आप वेस्टर्न थॉट है, वो सिर्फ एक चीज़ पर बना है, वो है भौतिक विकास, मटेरियल डेवलपमेंट या मटेरियलिस्टिक माइंड है, पूरा भौतिकवादी है। उनका पूरा एक ही सोच है कि भौतिक जीवन है, मटेरियल लाइफ है। तो पश्चिम का जितना भी है, ईसाई या क्रिश्चियन सोसाइटी है, ये धर्म या ये सोसाइटी ये मानकर चलती है कि जीवन जो व्यतीत करना है, ईश्वर ने मनुष्य को जो जीवन दिया है, पृथ्वी पर मनुष्य आया है, तो वो आया ही किस लिए है? पृथ्वी पर जो चीज़ भी है, प्रकृति में जो चीज़ भी है, उसको इस्तेमाल करने, उसका उपभोग करने, उसको यूज़ करने के लिए आया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करो। तो ये जो विचारधारा है टोटल मटीरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है, और ये बनी ही इस्तेमाल उपभोग के ऊपर है। तो इसके कारण जो पर्यावरण का प्रदूषण या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है। सेकेंड पॉइंट आएगा जनसंख्या में वृद्धि। हम सब जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि बहुत सारी समस्याओं का कारण है। जनसंख्या वृद्धि के कारण आवश्यक वस्तुएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति नहीं हो पाती है। इन वस्तुओं के अलावा अगर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है या पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, अन्य चीज़ों की भी डिमांड बढ़ती है, और उन डिमांड को पूरा करने के लिए, मांग को पूरा करने के लिए सप्लाई बढ़ती है, जिससे पोल्यूशन भी लगातार बढ़ता है। जैसे लकड़ी, लोहा, भूमि, कच्चा माल, खाद्य पदार्थ, जल, पानी, इन सब के भंडारों की अत्यधिक ज़रूरत पड़ती है। और इससे क्या होता है, इन भंडारों को हम इस्तेमाल करने के लिए या इस डिमांड को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मांग को पूरा करने के लिए हम प्रकृति का शोषण करते हैं। और ये प्रकृति का शोषण लास्ट में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है? पर्यावरण प्रदूषण के लिए। तो अत्यधिक जनसंख्या ने बेहिसाब मांग और प्रकृति पर दबाव बहुत ज़्यादा या प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वनों की कटाई और भूशरण। हम सब जानते हैं कि वो वनों की जो कटाई है वो लगातार हो रही है, और जो ये निरंतर कटाई है इसके फलस्वरूप भूमि की कठोरता बहुत कम हो रही है, और भूशरण जो मृदा अपरदन है, मिट्टी बार बार बह के जा रही है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो वनों की जो निरंतर कमी के कारण अब क्या हो रहा है, जो वन है, जो फॉरेस्ट है, वो एक बैलेंस, जलवायु संतुलन का काम करते हैं, तो वो बैलेंस बिगड़ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरण का प्रदूषण होना स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। तो वनों की कटाई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है पर्यावरण को। नेक्स्ट आएगा जल प्रदूषण। जिस प्रकार वन एक संपदा है, उसी प्रकार प्रकृति में जल पूर्ति भी सीमित है। मतलब वन भी सीमित है तो जल भी सीमित है। हालांकि पृथ्वी का 2/3 एरिया, 2/3 भाग जल है, लेकिन फिर भी ये जो जल है ये मीठा नहीं है। उसमें से केवल 1%, जो 1% है, वो ही मीठा जल है। तो इससे क्या होता है, मानव ने इस 1% को भी, जो 1% है, इसको भी प्रदूषित करना शुरू कर दिया है। नदियों को दूषित कर दिया है, समंदर के पानी को भी भिन्न भिन्न तरीके से प्रदूषित शुरू कर दिया है। यहाँ भिन्न भिन्न रंगों से लिखा गया है, यहाँ रंगों को हटाकर ढंगों से कर दा, भिन्न भिन्न तरीकों से प्रदूषित करना शुरू कर दिया है मनुष्य ने। कारखानों से निकलने वाले जितने भी विषैले रसायन और नगरों के गंदे पानी हैं, ये सिर्फ नदी को ही प्रदूषित नहीं कर रहे हैं। नदी के बाद जब नदी का जल
प्रदूषित होकर समंदर में मिलता है तो समंदर का जल भी प्रदूषित हो रहा है। तो काफ़ी हद तक ये जो जल प्रदूषण, वनों की कटाई है, इसने पर्यावरण प्रदूषण को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। तो ये है इंग्लिश कन्वर्जन जो हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट पॉइंट है शहरीकरण। शहरीकरण मतलब कि अर्बनाइजेशन। जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है, बहुत ज़्यादा घनत्व बढ़ने के कारण शहरीकरण का बहुत बड़ा योगदान है पोल्यूशन या प्रदूषण में। होता क्या है, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण की समस्या जो है ये शहरीकरण का ही परिणाम है। शहरीकरण से क्या होता है, अनेक उद्योग, फैक्ट्रियाँ शहरी बस्तियों में स्थापित होती है, बेसिकली काम के लिए। काम मतलब कि रोज़गार के लिए। यातायात के लिए बड़े हैवी ट्रक चाहिए होते हैं, मोटर गाड़ियाँ, स्कूटर इत्यादि, ये सब शहरीकरण में होता है। अब इन मोटर गाड़ियों से, ट्रक से, फैक्ट्रियों से जितना भी धुआं निकलता है ये हाइड्रोकार्बन और लेड संचयी जहर होता है। और इससे क्या होता है, शहरों से निकलने वाला कूड़ा करकट, इस धुएं के अलावा जो जहर है, इसके अलावा फैक्ट्रियों से और घरों से, क्योंकि शहरों में क्या है, बहुत ज़्यादा आबादी, घनत्व बहुत ज़्यादा है, तो कूड़ा करकट, जलमल भी बहुत ज़्यादा निकलता है। इससे पर्यावरण को बहुत हैवी प्रदूषण या बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण या नुकसान होता है। बहुमंजिला इमारतें प्रदूषण पैदा करती है। बहुमंजिला इमारतें में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, उनको बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये सारा जो कारण है शहरीकरण मिलकर, ये भी बहुत हैवी प्रदूषण को जन्म देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों दवाई का प्रयोग। हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर या कृषि से हम काफ़ी हद तक अपने खाद्य पदार्थों को बनाते हैं या निकालते हैं, लेकिन रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का या कीटनाशक दवाई का प्रयोग हम कर रहे हैं किस लिए? अधिक मात्रा में हम ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी या कृषि उत्पादन कर सकें। लेकिन इससे क्या हुआ, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों से हमारे पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये प्रदूषित हो रहा है। दवाओं और उर्वरकों का कुछ भाग मिट्टी में मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि उससे सिर्फ खेती ज़्यादा होती है या उत्पादन ज़्यादा होता है, उसका कुछ भाग इन दवाओं का और उर्वरकों का मिट्टी में मिल जाता है और वो मिट्टी में पहुंचकर जीव जंतुओं और मानव के लिए बहुत नुकसानदायक है, नुकसान पहुंचाता है। इससे मिट्टी की जो क्वालिटी है लंबे समय के लिए, जो मृदा की एक क्या कहते हैं गुणवत्ता है लंबे समय के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है उसको भी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पाया जाता है पर्यावरण प्रदूषण के कारण या पर्यावरण प्रदूषण के लिए। नेक्स्ट आएगा परिवहन। हम सब जानते हैं परिवहन जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं ये काफ़ी हद तक पोल्यूशन का कारण बन चुके हैं। मोटर वाहन से निकलने वाला जो विषैला गैस, धुआं, ये बहुत हानिकारक होता है और ये मानव जीवन और जीव जंतुओं के लिए बहुत खतरनाक होता है और इससे शुद्ध वायु खराब होती है और या ये धुआं शुद्ध वायु से हमें वंचित करता है। निरंतर यातायात के साधनों की बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। यूँ कह लो कि यातायात का साधन एक स्टेटस सिंबल सा बनता जा रहा है। इनकी वृद्धि के कारण पर्यावरण की लगातार प्रदूषण हो रहा है या प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्यावरण संरक्षण या बचाव के उपाय। हम क्या क्या कर सकते हैं कंजर्व करने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो पहला वही पॉइंट जो पश्चिमी चिंतन था उसका उल्टा समग्र चिंतन की आवश्यकता है। पश्चिमी जगत में जो भौतिक विचारधारा है उसको हम त्याग दें। भौतिक चिंतन पर ज़्यादा बल दिया जाता है और ये देखा जाता है कि प्रकृति और पृथ्वी पर जो भी है मानव उसका इस्तेमाल या उपभोग के लिए आया है। अतः हम इस विचारधारा को त्यागें और प्रकृति से विलासिता के लिए ना ले, केवल आवश्यकता के लिए ले। मानव आवश्यकता के अनुसार ही काम करें और मानव आवश्यकता की सोच भी बदलने की ज़रूरत है। भारत की जो संस्कृति है, समग्र चिंतन है, ये एक काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है पर्यावरण बचाने के लिए, जो होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड थिंकिंग है। भारत की संस्कृति क्या कहती है? प्रकृति का इस्तेमाल ना करो, उसको अपने लिए केवल आवश्यकता के अनुसार लो, प्रकृति का सम्मान करो। तो ये काफ़ी हद तक पर्यावरण को बचाने के लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है या एक अच्छा मार्ग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा जनसंख्या नियंत्रण। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज 800 करोड़ 8 अरब की जनसंख्या है। 2025 में ये 900 करोड़ हो जाएगी। अगर इसी हिसाब से बढ़ेगी तो जनसंख्या के हिसाब से मांग भी बढ़ेगी
और मांग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्रदूषण होगा। तो बढ़ती जनसंख्या को रोका जाए तभी जाकर हम प्रदूषण पर नियंत्रण ला सकते हैं और प्रकृति या एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तीसरा, वनों को बचाया जाए, संरक्षित किया जाए। पर्यावरण को अगर प्रदूषण होने से बचाना है तो जलवायु में संतुलन लाना होगा और संतुलित विकास को लाना होगा। संतुलित विकास के लिए क्या ज़रूरी है, बैलेंस डेवलपमेंट के लिए, कि वनों की, फॉरेस्ट की रक्षा की जाए, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को और वनों को लगाया जाए। ये है इंग्लिश कन्वर्जन जो अभी हमने ऊपर 2 पॉइंट डिस्कस किए। नेक्स्ट आता है वन्य जीवों का या वन्य जीवन का संरक्षण। वन के साथ साथ वन्य जीव भी इम्पोर्टेंट है। तो वन्य जीवन के संरक्षण के साथ साथ हमें क्या करना है कि वनों को भी बचाना है और वन्य जीवन को भी बचाना है। अब कैसे? भारत में अगर आप देखो तो शेर, चीते, हाथी, घड़ियाल, गैंडे, भालू इत्यादि जैसे जो जीव हैं इनकी प्रजातियां बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गई है। अभी अभी एक न्यूज़ आई थी कि भारत में चीते बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और अभी हमने अफ्रीका से चीतों को इंपोर्ट करके एक देश के अभयारण्य जो हमारे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है इन पार्क में लाए हैं। देखो कितना बुरा समय आ गया है कि जंगली जानवर हम जैसे इंसानों से बचते फिर रहे हैं। तो अगर हमें वन बचाने हैं तो वनों के अंदर ये वन्य जीव भी चाहिए, ये भी बैलेंस बनाते हैं, प्रकृति में संतुलन बनाते हैं। तो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों को बचाओ, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए वनों को बचाओ और वन के अंदर वन्य जीवन को भी बचाओ। अगर वन्य जीवन सुरक्षित रहेगा तो वन भी सुरक्षित रहेंगे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम वन्य जीवों का भी सम्मान करें, उनको भी वन दें और उनको भी पर्यावरण संतुलन के अकॉर्डिंग या अनुसार जीने दें। नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्यावरणीय शिक्षा और प्रशिक्षण। पर्यावरण नियोजन, देखो प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से देखना। पर्यावरण नियोजन प्लानिंग की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, एक महत्वपूर्ण आयाम है, एस्पेक्ट है, पहलू है कि हमें पर्यावरण की शिक्षा और प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा वन है, अभी हिमाचल गया था मैं तो मैंने वहाँ देखा था, वहाँ के लोकल जो टीचर्स हैं जो बच्चों को, स्कूल के बच्चों को आसपास के जो छोटे छोटे पहाड़ियों पे पेड़ है या नीचे छोटे छोटे से उद्यान टाइप बने हुए हैं वहाँ ले जाकर बच्चों को पेड़ों का महत्व दिखा रहे थे। तो हम सबको ये ज़रूरत है कि हम बच्चों को, अगर कहीं स्कूल है, कहीं पे भी आसपास पेड़ हैं तो पेड़ के आसपास ले जाएं, उनको उसका इम्पोर्टेंस बताएं, वनों का महत्व बताएं। हो सके तो पिकनिक भी ले जाएं, तो छोटे छोटे वनों जहाँ आसपास बने हुए वहाँ भी लेके जाएं। इससे क्या होगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी जो आगे जाकर बहुत महत्वपूर्ण या बहुत इम्पोर्टेंट रोल या भूमिका निभा सकती। उन्हें प्रशिक्षण दे, ट्रेनिंग दे कि वनों को कैसे बचाया जाए, पेड़ को कैसे बचाया जाए। तो पर्यावरणीय शिक्षा और प्रशिक्षण से क्या होगा, जन चेतना आएगी और इससे बहुत इम्पोर्टेंट रोल आगे जाकर भूमिका वो अदा कर सकते हैं। जल प्रबंधन को लेकर शिक्षा दें, प्रदूषण को कैसे ख़त्म करें इसको शिक्षा दें, वृक्षारोपण करें, समय समय पर यातायात नियंत्रण इत्यादि की जानकारी दें, अपशिष्टों का शोधन, सूचना का आदान प्रदान करें, सूचना ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे तक पहुँचाएँ। इसमें प्रमुख आ सकते हैं पर्यावरण की शिक्षा में। पर्यावरण शिक्षा की चेतना को अगर आप देखो तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा। 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन या आयोजित गोष्ठी हुई थी, उसमें इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण पर। पर्यावरण शिक्षा का या पर्यावरण अध्ययन का नाम भी दिया जा सकता है। अलग से छोटे बच्चों के लिए ये एक छोटा सा एक सिलेबस टाइप बना सकते हो, 20 नंबर 30 नंबर। इससे उनको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगी और जो आगे जाकर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में काफ़ी हेल्पफुल या सहायक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है शोध एवं अनुसंधान, रिसर्च। हमें रिसर्च करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्या होगा, रिसर्च से भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण अनुसंधान, पर्यावरण की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, अकाल, सूखा, महामारी, भूकंप, तूफान आदि जब चरम घटनाएं होती हैं तो इन घटनाओं से भी वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, नाभिकीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। और छुटकारा पाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, निरंतर शोध।
हम निरंतर कॉन्टिन्यूस शोध रिसर्च करते रहें और रिसर्च से नए नए तरीके निकालें प्रकृति को बनाने के, बचाने के। और इस बात पर भी बल देना चाहिए कि रिसर्च में पर्यावरण सेफ्टी, जो सिक्योरिटी या सुरक्षा है, ये एक महत्वपूर्ण पक्ष या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या पहलू रहेगा। तो ये नए नए हम टेक्निक का भी इस्तेमाल करें, नए नए रिसर्च करें, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है रासायनिक पदार्थों का न्यूनतम उपयोग। देखो, कृषि उत्पादन हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उसमें वृद्धि के लिए रासायनिक केमिकल उर्वरक या जो रासायनिक उर्वरक या केमिकल फर्टिलाइज़र है और जो कीटनाशक है, इनका अधिक मात्रा में उपयोग ना करें, सीमित या लिमिटेड करें। कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ हमें मिट्टी की क्वालिटी या मिट्टी की गुणवत्ता को भी देखना है, जलाशयों को भी देखना है, झील, नदियाँ, समुद्रों और भूमिगत जल। देखो, आज हम बड़े बड़े ट्यूबवेल लगाकर ये जो पानी दे रहे हैं खेतों में कि भाई ज़्यादा प्रोडक्शन उत्पादन हो जाए, लेकिन एक टाइम आएगा कि ये भूमि के अंदर भी जल खत्म हो जाएगा। कई जगह ऐसी समस्या हो भी रही हैं। तो भूमिगत जल को बचाएं, उसे भी प्रदूषण ना होने दें या उसका भी प्रदूषण या प्रदूषित ना होने दें, और भूमिगत जल को सेव करें, जल को भी सेव करें। तो ऐसे में कृषि में रासायनिक कीटनाशकों का भी उपयोग ना करें या कम करें, और रोकने और नियंत्रित करने का भी इनको प्रयास करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम मिट्टी के अंदर पानी, इन सब को बैलेंस या संतुलित रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैधानिक उपाय, जो लीगल या कानूनी उपाय है मैयर्स है। जल, वन, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए समय समय पर नियम कानून और बहुत स्ट्रॉन्ग नियम कानून बनाए गए हैं। इन वैधानिक नियमों और कानूनों के बनाने के बावजूद भी वनों का विनाश हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, यहाँ तक कि वन्य जीवों को मारा जा रहा है, जो कि पूरी तरह इलीगल है। कानूनी तौर पर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल गैर कानूनी है, वैध नहीं है, इलीगल है, बहुत सज़ा भी रखी गई है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, व्यवहारिक क्या हो रहा है? व्यवहारिक तौर पर इन वैधानिक नियमों का और कानूनों का पालन नहीं हो पाता है और इलीगल तरीके से वन्य जीवों को मारा जा रहा है, वनों की कटाई हो रही है, और इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो इन नियमों का, कानूनों का बहुत कड़ाई से पालन हो, और कड़ाई के साथ ज़रूरत क्या है कि जो लोग ड्यूटी पर हैं, जो लोग पर्यावरण की, वन की, वन्य जीवों की रक्षा की ड्यूटी पर हैं, वो अपना काम ईमानदारी से करें, किसी के दबाव में भी ना आए। जो नेता है उन लोगों को भी समझना चाहिए कि ज़बरदस्ती दबाव ना दे। जो सार्वजनिक कर्मचारी, चाहे वो फॉरेस्ट विभाग का हो, वन विभाग का हो, कोई पुलिस वाला हो, उनको ईमानदारी से काम करने दिया जाए, तभी वो वनों को बचाएंगे और वन्य जीवों को बचाएंगे। तो इस ऐसा ना हो कि भ्रष्टाचार, करप्शन, पैसे के लिए हम प्रकृति को ही दांव पे लगा दें। तो ये जो कानून बनाए गए हैं वनों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए, इनका कड़ाई के साथ, सख्ताई के साथ पालन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। सुरक्षित और प्रदूषित या प्रदूषण रहित पर्यावरण का निर्माण करने के लिए पर्यावरण सुधार संबंधी प्रौद्योगिकी में समानता रखना आवश्यक होता है। धुआं रहित मोटर वाहनों का निर्माण हो, प्रौद्योगिकी के द्वारा ही ये संभव है। इसके अलावा जल और वायु को शुद्ध रखा जा सकता है। अगर हम धुएं को बहुत कम कर दें या ख़त्म कर दें तो जल और वायु दोनों को शुद्ध या हम स्वच्छ रख सकते हैं। पेट्रोल से सीसा अगर हम पृथक कर दें तो वायु प्रदूषण के खतरे को बहुत कम किया जा सकता है, और ये सब टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव है। मौसम जलवायु संबंधी तत्वों की पूर्व सूचना या भविष्यवाणी हम टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट के ज़रिए जितनी हम पिक्चर्स वगैरह लेते हैं उससे हम कर सकते हैं, और संभावित खतरों को हम पहचान सकते हैं और उन खतरों से हम बचाव भी कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा, कहाँ तूफान आने वाला है, कहाँ पे बाढ़ आने वाली है, इन सब का हम अपनी टेक्नोलॉजी का को डेवलप करके, विकास करके बचाव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। यह तभी संभव है लेकिन जब तकनीक नवीन हो, और नवीन तकनीक को अपनाने के साथ साथ पुरानी तकनीक में भी हम संशोधन या अमेंडमेंट या चेंज करते रहे, समय समय पर पुरानी तकनीक में बदलाव करते रहें। उत्पादन तकनीक में सुधार, संरक्षण, सुरक्षा एवं
पारिस्थितिकी तकनीकों का विकास करने से तकनीक में सुधार हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पुरानी तकनीक में सुधार या यूँ कह लो कि रिफॉर्म नहीं हो सकता है, हो सकता है। और इससे क्या होगा, पर्यावरण की सुरक्षा में सहायक हो ऐसी तकनीक को डेवलप या विकसित हम कर सकते हैं। तो ये तकनीक का प्रयोग, क्योंकि ज़माना ही टेक्नोलॉजी का है, प्रौद्योगिकी का है, तकनीक का है, तो हमें आधुनिक से आधुनिक तकनीक का निर्माण भी करना चाहिए, पुरानी तकनीकों को बदल कर नई तकनीक लानी चाहिए, नवीन में चेंज करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक के माध्यम से पर्यावरण को बचाना चाहिए। तो ये है इंग्लिश कन्वर्जन जो अभी हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट आएगा नाभिकीय या न्यूक्लियर विस्फोट। जो हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं उस पर नियंत्रण रखें। देखो, न्यूक्लियर टेस्ट तो बहुत हैवी प्रदूषण या पॉल्यूशन करता है। विश्व के बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं, परमाणु और हाइड्रोजन अस्त्रों शस्त्रों या यूँ कह लो कि बमों का निर्माण कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे टेस्ट भी कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, पूरा खौफ और भय का वातावरण बना हुआ है और विश्व युद्ध और मानव के जनजीवन पर, पर्यावरण पर पूरा खतरा मंडराने लगा है। अभी हमने देखा रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, चाइना ताइवान के बीच में तनाव बिल्कुल शीर्ष पर है, चरम पर है, बिल्कुल पीक पर है, कभी भी युद्ध हो जाएगा। तो ये सारे युद्ध कहीं ना कहीं पर्यावरण और मनुष्य के जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए हमें बड़े खतरनाक युद्धों से बचना चाहिए और बड़े खतरनाक परमाणु हाइड्रोजन बमों के टेस्ट इनको बनाने को बंद करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अगर द्वितीय विश्व युद्ध में हम अमेरिका वाला जो जापान पर परमाणु बम देखा था या वो जो गिराया गया था, उसके विनाश को देखें तो आज तक जापानी लोग ही नहीं बल्कि प्रकृति भी उस विनाश को झेल रही है। कितनी ही प्रकृति का विनाश हो गया या यूँ पर्यावरण को नुकसान हुआ उस बम के इस्तेमाल से, परमाणु बम जो जापान पर गिराए गए, हिरोशिमा नागासाकी पर। परमाणु बम अन्य जितने भी खतरनाक हथियार है, गोला बारूद है, जहाँ गिरता है उससे प्रदूषण ही होता है, मिट्टी का भी, वायु का भी, जल का भी, हर चीज़ का, ध्वनि का भी। तो अन्य नाभिकीय शस्त्र जितने खतरनाक शस्त्र हैं, केमिकल वेपन, रासायनिक शस्त्र, बायो वेपन या जो जैव ये कहते हैं हम हथियार होते हैं, इन सब का निर्माण बंद हो, इस्तेमाल भी बंद हो, युद्ध पे ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण हो, इनके प्रयोग संचालन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, टोटल बैन होना चाहिए। इससे क्या होगा, हम पर्यावरण को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। युद्ध का तो कोई विकल्प ही नहीं होना चाहिए, युद्ध तो जहाँ तक हो सके बिल्कुल बैन कर दो, क्योंकि ये क्या होता है कि इससे पर्यावरण बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषित होता है। तो ये आपके सामने 10 पॉइंट हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका है इंग्लिश कन्वर्जन जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।